नमस्कार। आप सबको दिवाली के बाद शुरू होने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नया साल बड़ा शुभ हो। जो लोग इस कैलेंडर को मानते हैं उन सब के लिए, बाकी सब लोगों के लिए तो दिवाली धार्मिक से अधिक सांस्कृतिक त्यौहार है। सभी धर्मों के लोग इसको मना लेते हैं, खुशियां मना लेते हैं, घर को सजा लेते हैं, साफ कर लेते हैं। तो ये त्यौहार का पूरा मौका जो है वहाँ से शुरू होकर, दीप त्यौहार से शुरू होकर वोट त्यौहार तक आने वाले 17 तारीख, आज 14 तारीख हो गई है, 3 दिन बाद छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर वोट है। हम मोटे तौर पर छत्तीसगढ़ की ही बात कर रहे हैं, चुनाव तो और राज्यों में भी हो रहे हैं, मतदान वहाँ भी होना है, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो आपको मैं एडवांस में ही 17 तारीख के मतदान के लिए भी बधाई देता हूँ। जिनके इलाके में वोट नहीं डले हैं, आप ज़रूर डालने के लिए जाइए। दिवाली के दियों से रोशनी जितनी फैल सकती है उससे कहीं अधिक रोशनी एक अच्छे जनप्रतिनिधि, एक अच्छे एमएलए को चुनने से फैल सकती है। ठीक बोल रहा हूँ शशांक? है दिवाली की रोशनी जो है वो तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन इतनी ही फैलती है, लेकिन अच्छे विधायक को अगर आप चुनेंगे पूरा 5 बरस आपका इलाका रोशन रहेगा। इसलिए जितनी धार्मिक भावना से, सांस्कृतिक भावना से घर को सजाने के लिए आपने दिए जलाए थे, रोशनी की थी, उसी भावना से जाकर वोट भी डालिए। जिसको पसंद हो उसको डालिए। मेरा कोई दिया छाप का सुझाव नहीं है। अब तो भाजपा का भी दिया छाप नहीं रह गया, जनसंघ के समय था। जो आपको अच्छा लगे उसको वोट दीजिए। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार, और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं हमारे अखबार के राजनीतिक विश्लेषक शशांक तिवारी। हमने पिछले एपिसोड में जो आपने देखा था बड़ी संख्या में, उसमें हमने सरगुजा संभाग की 14 सीटों पर चर्चा शुरू की थी, जो 7 सीटों पर आकर वक्त हो गया था, लंबा हो रहा था एपिसोड, तो हमने 7 सीटों पर रोक दिया था। मुझको दिलचस्प बात ये लगी कि प्रदेश के कई संवाददाता और देश में अलग अलग जगहों से छत्तीसगढ़ आए हुए संवाददाता, उन्होंने दिवाली के इन 2 दिन की छुट्टी में मुझको फ़ोन किया। फ़ोन करके मुझको कहा कि ये सरगुजा की बाकी 7 सीटों पर आप कब एपिसोड पोस्ट कर रहे हैं, हम सरगुजा के दौरे पे जाने वाले हैं तो हमको उससे मदद मिल जाएगी। तो मैंने कहा कि वो अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, रिकॉर्ड हम कल करेंगे, आज 14 तारीख को करेंगे रिकॉर्ड, तो उसके बाद ही पोस्ट हो सकेगा। इसका मतलब है लोग दिलचस्पी से देख रहे हैं, बाहर से आए हुए कई पत्रकार इन वीडियो को देखकर एक जानकारी हासिल कर रहे हैं, बाकी तो उनको जो लिखना है वो लिखते हैं। मैं आज पिछले एपिसोड में हमने 7 सीटों की चर्चा की थी, मैं उनके नाम भर पढ़ देता हूं जहां से छत्तीसगढ़ विधानसभा की सीटें चालू होती है। 1 नंबर की सीट भरतपुर सोनत, 2 नंबर मनेन्द्रगढ़, 3 बैकुंठपुर, 4 रामानुजगंज, 5 प्रतापपुर, 6 सामरी, 7 प्रेमनगर। यहाँ तक हमने चर्चा की थी। बिल्कुल। आज हम भटगांव से चर्चा शुरू कर रहे हैं। आज हम सरगुजा पर चर्चा खत्म कर देंगे, तीसरा एपिसोड इसका नहीं रहेगा। 8 नंबर की सीट शुरू होती है भटगांव विधानसभा से। वहां पर अभी कांग्रेस के पारसनाथ राजवाड़े विधायक हैं। भाजपा ने वहां पर खड़ा किया है लक्ष्मी राजवाड़े को, एक ही समुदाय के नाम दिख रहे हैं दोनों, लेकिन वहां पर 17 लोग मैदान में हैं, 17 उम्मीदवार, थोड़ा ज़्यादा ही है मैदान में। क्या है शशांक भटगांव विधानसभा का हाल? भटगांव विधानसभा अंबिकापुर से सटा हुआ है। हाँ। और अंबिकापुर जो स्टेशन है वो भटगांव विधानसभा में आता है। अच्छा। हाँ, ये काफ़ी फैला हुआ है। ये इतना फैला हुआ है कि इसका एक हिस्सा, दूसरा छोर वो सीधे जिले से, मध्य प्रदेश से टच रहता है। करीब करीब 200 किलोमीटर इलाका फैला हुआ है। 200 किलोमीटर ये विधानसभा क्षेत्र फैला हुआ है, मतलब काफ़ी बड़ा है। तो अब ये है कि ये 2008 में अनारक्षित हुई। हाँ। पहले ट्राइबल सीट थी। हाँ। फिर अनारक्षित हुई 2000 सामान्य हुई, मतलब 2008 में। हाँ। तो उस समय पहली बार भाजपा ने उस पर कब्जा किया था। अच्छा। रविशंकर त्रिपाठी उधर के बड़े लीडर हाँ, थे। याद है मुझको। बड़े लीडर थे उधर। बाद में वो गुजर गए बेवक्त। उनकी पत्नी भी थी रजनी त्रिपाठी। बाई इलेक्शन में जीती, वो बाई इलेक्शन में जीती, याद है मुझको। तो वो उनके बाद फिर ये जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं, पारसनाथ राजवाड़े,
ये 2 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं। 2 चुनाव जीते हैं, 13 और 18 दोनों जीते हुए हैं। और उसके बाद फिर से पार्टी ने उनको टिकट दी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ थोड़ा सा बता दूं कि ये पारसनाथ रजवाड़े सक्रिय तो हैं, और ये जो भाजपा प्रत्याशी हैं लक्ष्मी रजवाड़े, एक ही समुदाय रजवाड़ा समझार से आते हैं, और ये जिला पंचायत की सदस्य हैं। अच्छा, लक्ष्मी। इसके अलावा वहाँ आम आदमी पार्टी से सुनील गुप्ता हैं, एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा का गठबंधन है, वहाँ गठबंधन है, और वो वहाँ से नरेंद्र साहू चुनाव मैदान में। इस तरह टोटल 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। और यहाँ का समीकरण ये है कि यहाँ दोनों तरफ से खींचतान चल रही है, कांग्रेस और भाजपा में। अच्छा, ये कांग्रेस के बड़े लीडर हैं उदाम्बिकापुर जिले के, टीएस सिंहदेव के ही करीबी थे, नवीन निगम के बोर्ड के अध्यक्ष थे शफी अहमद, अभी हैं भी, तो वो यहाँ से दावेदारी कर रहे थे। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा है इस बारे में। और वो दावेदारी कर रहे थे, खूब सक्रिय थे। मुस्लिम वोट भी शायद 20,000 है, कुछ है, थोड़ा कुछ उतना है, काफ़ी अच्छी तादाद में, सब मिले जुले यहाँ हैं। ट्राइबल भी अच्छे हैं, राजवाड़ा समाज भी है, कुछ ब्राह्मण भी है, राजपूत समाज के लोग भी हैं, अच्छे खासे। तो अब ये शफी अहमद को टिकट नहीं मिली, उनको उम्मीद थी, बाबा जी टीएस सिंहदेव के करीबी हैं, उम्मीद थी कि पारस कट के उनको मिल जाएगा मौका, लेकिन नहीं मिले, तो उनके एक नाराजगी अलग है। लेकिन खड़े नहीं हुए, ये अलग बात है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और लक्ष्मी के साथ भी वहाँ समस्या ये है कि वहाँ बड़े दावेदार थे बीजेपी में, जो पार्टी दफ्तर वगैरह भी बनवाए थे, काफ़ी खर्च किए थे। अच्छा। तो उम्मीद थी कि टिकट उन्होंने पूंजी निवेश करके रखा था पार्टी के भीतर टिकट ना मिलने से इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो गया, तो वो उनको भी नाराजगी है। तो अब इन सब के बीच में यानी आपका कहना यह है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों कैंडिडेट के से नाराजगी वाले उनके पार्टी के भीतर ही एक एक वजनदार है, बिल्कुल ठीक, तो बराबर हो गया, न्यूट्रल हो गया। और यहाँ चूंकि दोनों राजवाड़ा समाज से हैं, तो एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और ये के उम्मीदवार है गठबंधन के नरेंद्र साहू, ये पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं, तो करीब 5-7 हजार वोट पाते रहे। इस बार थोड़ी सी ज़्यादा सक्रियता दिख रही है। और इन सब के बीच में एक निर्दलीय है अरविंद सिंह, वो भी एक बार 10,000 वोट पाए हुए। अच्छा, उनकी पत्नी 10,000 कम नहीं होता है। 10,000, तो जिला पंचायत की सदस्य रही है उनकी पत्नी भी, वो भी लड़ रहे हैं। तो कुल मिला के अच्छा, यहाँ सभाएं भी काफ़ी हो चुकी, दोनों दम मार रहे हैं, दम दोनों तरफ से। और पहले लगता था रजवाड़ा, क्योंकि पारस रजवाड़े थोड़ा मजबूत उम्मीद लग रही थी कि फिर भी इन सब के बावजूद वो भारी पड़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, लक्ष्मी भी बड़े कड़े मुकाबले में फंसते दिख रहे हैं। वो ये बात छत्तीसगढ़ के कई सीटों पे ये चर्चा हो रही है कि भाजपा जितनी मुकाबले से बाहर दिख रही थी, अभी कई सीटों पे वो रेस में वापस आ रही है, ऐसा। अच्छा, लक्ष्मी का क्या है, सबसे पहले जो 21 सीटें डिक्लेयर हुई थी पहली सूची, उसमें नाम था। तो ये इस सीट का ही, इस सीट पे उनका नाम था। ठीक। तो कुल मिला के बहुत नज़दीकी मुकाबला होने के ऐसा। चलिए, ये था भटगांव विधानसभा का हाल, इस जो अनारक्षित है सरगुजा में। बिल्कुल। अब अगला जो है अनुसूचित जनजाति एसटी रिजर्व सीट है लुंड्रा में कांग्रेस के विधायक हैं अभी डॉक्टर प्रीतम राम, भाजपा के हैं प्रबोध मिंज, आम आदमी पार्टी से एलेक्जेंडर केरकट्टा, जोगी पार्टी से इसीदोर तिर्की, बसपा से दलीप सिंह गोड, हमर राज पार्टी से अनूप प्रताप सिंह, सीपीएम से भी हैं बलबीर नागेश, ऐसे 12 उम्मीदवार मैदान में। क्या है शशांक, यहाँ का नज़ारा तो और दिलचस्प दिख रहा है। बिल्कुल, ये डॉक्टर प्रीतम राम हैं। ये पहले लुंड्रा से विधायक थे, फिर उसके बाद पहले लुंड्रा से पहले सामरी से विधायक थे। अच्छा, बाद में वो लुंड्रा से आए, लुंड्रा से भी जीते। ये तीसरी बार मैदान में हैं, 2 बार जीत चुके हैं। दोनों सीट जीते हैं, अलग अलग सीट बदल के भी जीते। ये इनकी साख अच्छी है, डॉक्टर रहे हैं। लेकिन क्या है कि भाजपा से हैं प्रबोध मिंज, जो 2 अंबिकापुर याद होगा कि 2 बार मेयर रहे हैं।
रहे हैं। एक बात मुझको बतलाइए, ये प्रबोध मिंज जो है जी, ये आदिवासी ईसाई लग रहे हैं नाम बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये पूरे 90 सीट में भाजपा के अकेले अल्पसंख्यक उम्मीदवार हैं? और भी हैं, एक और भी है। एक और है? हाँ, अच्छा, वैसे एक ही है समझिए। मुझको एक ही याद पड़ रहा जी, था। एक ही। हम्म प्रमोद मिंज। हम्म और प्रमोद मिंज अच्छा, इस बार क्या हुआ था कि पार्टी में प्रीतम राम की बजाय हम्म पार्टी सोचती थी कि उनको, उनके भाई हैं छोटे भाई रामदेव राम, वो भी एक बार विधायक रहे, उनको उतारा जाए। वो भी बहुत सरल और सज्जन और इनकी तुलना में ज़्यादा लोकप्रिय हैं। मुझको एक दिलचस्प बात लग रही है इसमें। जी, भाजपा के प्रत्याशी जो है यहाँ पे एक आदिवासी ईसाई हैं, ध्यान दीजिएगा, और कांग्रेस के प्रत्याशी राम है। जी, जी, और आप जो बतला रहे हो कि कांग्रेस इनके छोटे भाई को देने का सोच रही थी, जी, उनके नाम में 2 राम है, जी, रामदेव, इसीलिए सोच रही थी क्या कांग्रेस? उन क्या नाम बतलाया रामदेव आपने? राम। रामदेव राम। जी। 2 राम वाले को देने का सोच रही थी कांग्रेस, फिर क्या हो गया? फिर वो मना किए कि भाई मेरे बड़े भाई को ही दीजिए, मैं उनके लिए लगूंगा ही। तो इस तरह के बहुत सरल व्यक्ति हैं और ये भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन चूंकि विधायकों के प्रति थोड़े से इनेंटिंग करने कर देखिए, राम का व्यक्तित्व जो है बहुत ही सरल रहा हमेशा से। अभी उनका एक आक्रामक किस्म का रूप पेश किया जाता है, राम वैसे रहे नहीं। जी, मैंने अपने पिता के समय से राम का एक कैरेक्टर किरदार जो देखा है, बहुत ही शांत, धीर गंभीर। अभी जो उग्र जैसा दिखाते हैं वैसा नहीं रहा था। तो ये बतला रहे हैं शशांक की प्रीतम राम, इनके भाई दोनों सरल सीधे शांत चित्त के हैं। अच्छा, भाजपा से जो प्रबोध मिंज है, जब उनका नाम टिकट डिक्लेयर हुई तो भाजपा के भीतर काफ़ी विरोध हुआ। हाँ वहाँ से संघ की पसंद थी इंदर भगत का। हाँ तो उनको ना देते हुए पार्टी ने इनको दिए। हाँ ये मजबूत व्यक्ति हैं, हाँ। मजबूत। और उनका पार्टी के रणनीतिकारों का ये सोचना था कि सरगुजा में हाँ ईसाई आदिवासी समाज के जो ईसाई वर्ग हाँ। हैं, उनके भी समर्थन इनके आने से मिलेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति 2 बार मेयर रहे हैं, हाँ, ये लोकप्रिय जनपद है। अध्यक्ष रहे हैं, लोकप्रिय हैं। हाँ तो काफ़ी दिन तक संघ परिवार इनका विरोध करते रहा। धीरे धीरे धीरे, चूंकि पहले लिस्ट में 2 महीना पहले घोषित हाँ। हो चुकी हैं, तो धीरे धीरे थोड़ा सा विरोध अब नाराजगी को कम करने का समय था पार्टी के पास। तो थोड़ा सा, फिर भी अभी पूरी तरह नहीं गई है, हाँ। लेकिन है। तो आपको लगता है कि संघ परिवार के लोग जो हैं एक आदिवासी ईसाई का साथ देंगे, चाहे वो कमल छाप पे लड़ रहा हो? बिल्कुल दे रहे हैं, दे रहे हैं। कुछ पूरी तरह नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ मिल रहा है इनको। ऐसा। और ये मजबूत हैं। और रामदेव, ये प्रबोध मिंज के पक्ष में काफ़ी सभाएं वगैरह भी हो चुकी है। ऐसा। और जो अनुभवी व्यक्ति हैं, तो मुकाबला यहाँ भी थोड़ा नज़दीकी है। एक चीज मुझको बतलाइए, जो नाम मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, जी, आम आदमी पार्टी से एलेक्जेंडर केरकेट्टा, जी, जोगी पार्टी से इसिदोर तिर्की, जी, ये कम से कम 2 नाम तो मुझको ईसाई समुदाय के दिख जी। रहे हैं, आदिवासी ईसाइयों के दिख रहे हैं। जी, तो भाजपा के सामने अगर 2 ईसाई आदिवासी और भी हैं, जी, जो ठीक ठाक पार्टी है, जी। आम आदमी पार्टी भी ठीक ठाक पार्टी है, जोगी पार्टी का भी जी। एक जमीन है उसकी भी, जी। तो यहाँ जो 2 आदिवासी ईसाई और खड़े हो गए, इनका प्रबोध मिंज को नुकसान नहीं होगा? थोड़ा बहुत होगा, लेकिन हुआ क्या है कि लुंड्रा में पूर्व विधायक थे विजयनाथ सिंह, वो भाजपा के, वो उनके उम्मीद थी कि वो शायद बागी हो जाएंगे, शायद प्रमोद के खिलाफ। अच्छा। लेकिन वो हुए नहीं, और उनका परिवार सपोर्ट कर रहा है। तो थोड़ा बहुत नाराजगी भी होगी, तो नाराजगी, थोड़ा बहुत वोट पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावी भूमिका में नहीं रहती। नहीं, मैं नाराजगी से कटने वाले वोट नहीं, मैं दूसरे कैंडिडेट जो है आदिवासी ईसाई समुदाय के 2 और कैंडिडेट हैं, आम आदमी से और जोगी से, ये लोग आदिवासी ईसाई वोट कुछ नहीं काटेंगे। नहीं, तो थोड़ा बहुत तो काटेंगे ही। हाँ, काटेंगे ही, लेकिन जो प्रबोध का नाम है, बड़ा मजबूत नाम है ऐसा समाज में। ये आदिवासी ईसाइयों को ये भी लग सकता है कि वोट को बांट के अपने ही कैंडिडेट को क्यों हराएं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी समुदाय कभी कभी सामुदायिक फैसला लेता है, बिल्कुल। तो उसमें फैसला इनके पक्ष में जाएगा कि पहली बार बीजेपी ने एक आदिवासी ईसाई को टिकट दी है, तो इसको जिताना चाहिए, ये छोटे लोगों को वोट दे के क्यों खराब करें, ऐसा लग सकता है। जी जी जी। और आपको क्या लग रहा है, यहाँ बसपा से कैंडिडेट है, हमर राज पार्टी से, और सीपीएम से भी कैंडिडेट है।
क्या है इसका राज, क्या है? कुछ इलाका वहाँ सीपीएम से भी जो वो रहा हुआ है प्रभावित, उधर आंदोलन वगैरह भी काफ़ी हुए हैं। और लेकिन मुख्य मुकाबला बाकी दलों का तो है ही, मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। और हमर राज पार्टी ने भी कैंडिडेट पहली बार खड़ा उम्मीदवार किया, उतारा है। लेकिन मेहनत कर रहे हैं सभी लेकिन प्रत्याशी। दिलचस्प बात यह है कि हमर राज पार्टी के कैंडिडेट हैं अनूप प्रताप सिंह। ये नाम मुझको थोड़ा गैर आदिवासी जैसा लगता है, प्रताप सिंह जी, लेकिन आदिवासी ही होंगे क्योंकि सीट ही ट्राइबल सीट है। चलिए अगली सीट पे आते हैं, छत्तीसगढ़ की एक सबसे दिलचस्प सीट यह है अंबिकापुर विधानसभा, जहां से कांग्रेस के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव मैदान में है। उनके सामने भाजपा के राजेश अग्रवाल हैं, वहां पर हमर राज पार्टी से रामनंदन पैंकरा हैं, जोगी पार्टी से अब्दुल माजिद हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से बाल साय कोर्राम है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला मुझको दिख रहा है यहाँ पे। इसमें मुझको ऐसा क्यों याद पड़ रहा है कि भाजपा के जो राजेश अग्रवाल हैं ये एक समय शायद टीएस सिंहदेव के साथी रहे हुए हैं, बहुत करीबी। क्या है कॉन्स्टिट्यूंसी का पूरा हिसाब आप बतलाओ। हुआ ये है कि ये 2008 में सामान्य हुई अंबिकापुर सीट। टीएस सिंहदेव पहली बार मुकाबले में उतरे, बहुत नजदीकी था मुकाबला, करीब 800 वोट से जीत पाए थे पहला मुकाबला। बाद में 2013 में 21,000 जीते, फिर 40,000 हो गए पिछले चुनाव में। 3 चुनाव लगातार टीएस सिंहदेव नहीं जीता है जी। अच्छा, अब जो भाजपा के हैं जो राजेश अग्रवाल, ये नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं। कौन सी नगर पंचायत? लखनपुर नगर पंचायत, ये अंबिकापुर से लगी हुई है। नगर पंचायत। और टीएस सिंहदेव के बहुत करीबी थे। टीएस सिंहदेव को 2008 और 2013 में अंबिकापुर शहर से बढ़त नहीं मिलती थी। उनको मिलती थी उदयपुर और लखनपुर इलाके से। अच्छा, ये बेल्ट ये संभालते थे राजेश। अच्छा, अब राजेश उनसे अलग हो गए, भाजपा में चले गए। ये कब हुए? 2018 के ठीक पहले हुए थे। 18 में भी इन्होंने काम नहीं किया था। लेकिन टीएस सिंहदेव जीते थे इनके बिना भी। एक लहर थी कांग्रेस के पक्ष में, बिल्कुल सुनामी जैसी थी, जिसमें बीजेपी जो है ऑलमोस्ट 50 से 15 पे आ गई थी। बिल्कुल। उस सुनामी में टीएस सिंहदेव अच्छी लीड से जीत गए थे वहां, बिल्कुल बिना राजेश अग्रवाल के। लेकिन अब राजेश अग्रवाल इनके सामने है आर पार। अब राजेश अग्रवाल पूर्णतः कांग्रेसी रहे हैं, तो मूलतः जो खालिद जो भाजपाई हैं वो इनके साथ आज भी नहीं जोड़ पा रहे हैं, पहली बात। और टीएस के साथ निगेटिव ये है कि पहले सीएम का चेहरा थे, बाद में डिप्टी सीएम अभी 2 महीना पहले बने हैं। अंबिकापुर में भी मंत्री मिनिस्टर रहते कोई बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं रहे, उनसे ज़्यादा ताकतवर अमरजीत भगत को माना जाता रहा। ऐसा? हाँ। तो लोगों में कामकाज को लेकर निराशा रही और नाराजगी भी है। अच्छा, राजेश के साथ ये है कि खालिद जो भाजपाई वो तो साथ दे नहीं रहे हैं, उनके साथ कुछ असंतुष्ट जो टीएस से नाराज है वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अच्छा, जो भाजपा में आ गए। एक बड़ा मजबूत नाम है आलोक दुबे, वो टिकट के दावेदार थे, वो इनके साथ दे रहे हैं। एक कैलाश मिश्रा मजबूत नेता है वहाँ के, वो सब जो टीएस के खिलाफ लड़ते रहे व्यक्तिगत तौर पे, जमीन जायदाद और अलग शिकायतें, वो लोग साथ दे रहे हैं। जो कोर्ट में कंप्लेंट कर रहे हैं, केस कर रहे हैं, आरटीआई लगा रहे हैं, वैसे लोग। तो फिर भी जिस एरिया से उसको बढ़त मिलती रही है वहाँ इनकी अच्छी पकड़ है, इनकी जो बीजेपी कैंडिडेट है। तो अच्छा, दूसरी चीज ये है, एक इलाका आता है उदयपुर में थोड़ा सा गोंडवाना की भी धमक है। अच्छा, दिख रही है, पकड़ दिख रही है। वहां से है बाल साय कोर्राम। तो इस बार टीएस सिंहदेव घिरे हुए दिख रहे चक्र, ऐसा, और मुकाबला काफी नजदीक हो रहा है। अच्छा, इन सब के बीच में थोड़ा सा सफी को टिकट नहीं देने से मुस्लिम समाज में भी नाराजगी है। अच्छा, जो भटगांव के अलावा इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी है। सफी मुस्लिम समाज के बड़े नेता भी हैं। तो वहाँ एक अब्दुल मजीद खड़े हुए हैं, जोगी पार्टी ने खड़ा किया है। ये झाम रफूक करने वाले जो बाबा हैं छोटे मोटे, जो उस तरह के हैं। अच्छा। तो बड़ा नीचे तबके के जो मुस्लिम समाज के लोगों में पकड़ है।
वो याद आ रहा है, जैसे ही इनके पता चला टीएस सिंहदेव को कि ये नामांकन दाखिल कर दिए हैं, तो नाम वापसी के दिन काफ़ी दिन खोजबीन शुरू हुई। उनके समर्थकों ने ये गायब हो गए। नाम वापसी का समय निकलने के बाद अवतरित हुए। हाँ। तो ये भी कुछ डैमेज कर सकते हैं। करीब करीब 17,000 18,000 मुस्लिम वोटर भी हैं वहाँ। हाँ। तो टीएस के लिए ये मुकाबला काफ़ी कड़ा है। ऐसा? हाँ। ये अमित जोगी जो हैं जी, वो कई जगहों पर उनके कैंडिडेट कांग्रेस को डैमेज करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा? बिल्कुल। कोई अदृश्य हाथ तो यहाँ पे टीएस सिंहदेव के खिलाफ नहीं रहेगा? जैसे एक बृहस्पति, तो एक वो सारे चिंतामणि महाराज, तो चिंतामणि महाराज तो खुल के आ गए हैं इनके खिलाफ यहीं भाजपा में शामिल हो गए। हाँ, तो यहीं आ गए। हाँ, अच्छा। समर समाज के भी वोटर काफी हैं। हाँ। तो वो मेहनत कर ही रहे हैं। हाँ। और बृहस्पति की भी सहानुभूति भाजपा के प्रति होगी। हाँ, हो सकती है, होगी। हालांकि कल टीएस सिंहदेव ने एक इंटरव्यू में कहा है कि बृहस्पति की अभी पार्टी विरोधी गतिविधि की कोई जानकारी नहीं मिली है। कल उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, छोड़ चुके हैं अपना रामानुजगंज। हाँ। तो खैर बहुत सारी बातें हैं इसमें, लेकिन कुल मिलाकर टीएस सिंहदेव अभी तक जितने आराम से थे जी, वैसे आराम से दिख नहीं रहे। हालांकि उनके प्रचार के लिए उनकी तीनों बहनें आ गई, भाई पूरे परिवार डट गए। ठीक। तो लेकिन चुनौती उनके सामने थोड़ी कड़ी हो गई, कठिन है जरा। जी। चलिए, इसके बारे में और कोई बात रहेगी अंबिकापुर के बारे में हम अलग से भी करेंगे। प्रदेश में जो 4 ऐसी सीटें हो सकती हैं जी, जहाँ पे 2018 के मुख्यमंत्री पद के दावेदार लड़ रहे हैं जी, वो चारों के चारों 2018 में विधायक थे, चारों अभी भी लड़ रहे हैं जी। ये उन 4 में से एक सीट है। बिल्कुल। मुझको लगता है कि कई सीट के मतदाता जो हैं वो ये भी देखते हैं कि क्या हमारे उम्मीदवार में मुख्यमंत्री बनने की संभावना है क्या। जी। हो सकता है कुछ लोगों को अभी भी संभावना बची हुई लगे टीएस सिंहदेव में, तो हो सकता है उसका फायदा भी हो वहां पर उनको। चलिए, अगली सीट सीतापुर विधानसभा। बड़ा राम सीता काफी यहाँ पर नाम, बड़ा पूरा धार्मिक माहौल है। अब यहाँ देखिए, कांग्रेस के विधायक हैं अमरजीत भगत, मैं धार्मिक बोल रहा हूँ, एक भगत आ गए यहाँ पे। भाजपा से हैं राम कुमार टोप्पो, ये राम आ गए इसमें। आप आम आदमी पार्टी से प्रियंका हैं, हमर राज पार्टी से कमलनाथ सिंह हैं, बसपा से निर्मल कुजूर हैं। 16 उम्मीदवार मैदान में हैं, काफ़ी हैं। सीतापुर से 16 उम्मीदवार। क्या है शशांक इस कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल? ये सीतापुर विधानसभा में 2003 के बाद से पहले 2098 में प्रोफेसर गोपाल राम विधायक थे। अच्छा। निर्दलीय। हाँ। उसके बाद 2003 में अमरजीत भगत बने। उसके बाद से लगातार ये जीत रहे हैं। ये 3 से लेके अभी तक लगातार हैं। हाँ जी। तो 3 की टिकट तो जोगी जी के समय की रही थी, उनकी तय की हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उनको भी पसंद रहे होंगे, तभी टिकट मिली होगी। बिल्कुल। तो 2003 से लगातार विधायक है एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से। चलिए, वजनदार विधायक। अच्छा, अमरजीत भगत बहुत अंबिकापुर के हिसाब से मतलब प्रदेश में बड़े ताकतवर मंत्री हैं। हाँ। अंबिकापुर में तो सबसे ज्यादा उन्हीं की सिफारिशें चलती रही है सरकारी काम में। तो इस बार वो कड़े मुकाबले में फंसे। जो भाजपा से हैं, नया चेहरा है राम कुमार टोप्पो। हाँ। ये सेना में थे। वो याद आ गया, भूतपूर्व सैनिक। इनका चुनाव के जरा पहले भाजपा प्रवेश करवाया गया था। बिल्कुल। किसी बड़े नेता के मंच से। बिल्कुल। और उनको उम्मीदवार बनाया गया है। बिल्कुल। तो अब ये हुआ ये है कि राम कुमार टोप्पो सेना में रहते स्कूल कॉलेजों में जाते थे। हाँ। देशभक्ति के लेके सीख देते रहते हैं ऐसा? युवाओं में। तो अब धीरे हुआ ये कि इनकी छवि यूथ आइकॉन टाइप के हो गए हैं। अच्छा, अमरजीत मैं टिकट वितरण से पहले, प्रत्याशी चयन घोषणा से पहले एक वीडियो वायरल फैला हुआ था। हाँ। उस क्षेत्र में एक गांव की बात है, कुछ लोग गिफ्ट बांट रहे थे। हाँ। और वहाँ लोग अमरजीत भगत के नारे लगवा रहे थे। हाँ। और साथ साथ ये भी कह रहे, देखो टोप्पो भी आएगा तो उसकी बात सुनना नहीं है। ऐसा? ये तब हुआ जब वो प्रत्याशी घोषित नहीं हुए थे। अच्छा। तो अब
इसके बाद ये तो निर्दलीय लड़ना चाहते थे, लेकिन ये भाजपा में शामिल हुए। कुछ भाजपा नेताओं ने संपर्क करके शामिल कराया, ठीक। तो ये धीरे धीरे अब काफ़ी मजबूत हो गए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये हुआ कि एक 3 ब्लॉक है वहाँ पे, मतलब सीतापुर, बतौली है, दरिमा। हाँ। तो बतौली में एक प्लांट लग रहा था एल्युमिनियम का, तो वहाँ किसानों में काफ़ी नाराजगी थी, जमीन आदिवासी अधिग्रहण वगैरह को लेके 2 बार हुआ, तो प्लांट पर नहीं लगा। लेकिन उस 15-20 गांव आसपास के इलाकों में अमरजीत भगत के खिलाफ काफ़ी नाराजगी थी। अच्छा। एक कारखाने को लेके कुछ लोग 50 तरह की बातें, इसका हिस्सेदार है, उस तरह की बातें बहुत सारी प्रचारित हुई। जाहिर है कहीं भी किसी इलाके में भी कोई कारखाना लगता है जी, तो वहाँ के विधायक, सांसद, मंत्री जो हैं जी, उनसे कोई ना कोई रिश्ता है, लोगों को शक तो होने ही लगता है। बिल्कुल। और इसके अलावा ये हम राम कुमार टोप्पो खूब मेहनत कर रहे हैं। अच्छा। युवाओं की अच्छी खासी पौध है। हाँ हाँ। अच्छा, ये क्या है, एक बार 2008 में भी कड़े मुकाबले में फंसे थे अमरजीत। हाँ। इस बार तो ले दे के 1700-1800 वोट से गणेश राम भगत से जीत पाए थे। अच्छा। 1800-100 वोट से करीब जीते थे। इस बार उतने ही उसी तरह के मुकाबले में फंसे हैं। कई जगह तो उनको सार्वजनिक तौर पे विरोध का सामना करना पड़ रहा है अमरजीत। ऐसा नहीं है कि उन्होंने काफी विकास के काफी काम कराया। एक चीज मुझको बतलाइए कि सरगुजा पे टीएस सिंहदेव का असर कहा जाता है जी। अमरजीत भगत से उनके संबंध कैसे हैं? अमरजीत भगत के कुछ एक मामलों में बहुत सीधे टकराव की स्थिति नहीं रही। एक कांग्रेस भवन के उद्घाटन के समय 2 उद्घाटन हो गए थे, एक भवन पर कुछ ऐसा हुआ था। अच्छा, पिछले उससे बड़ी बात, पिछले विधानसभा चुनाव के, मुझे ध्यान आ रहा है निजी तौर पे कुछ लोग बताएं, टीएस सिंहदेव ने कुछ आर्थिक सहयोग भी अमरजीत को किया था। अच्छा। तो एकदम तनाव जैसी स्थिति नहीं रहती थी, लेकिन बहुत मधुर संबंध नहीं रहे। अगर मैं कांग्रेस के गुटबाजी की बात करूं जी, तो ये भूपेश बघेल के गुट के माने जाते हैं। भूपेश बघेल के राइट हैंड है, ये कहा ऐसा। हाँ, और एक तरह से यानी सरगुजा में ये भूपेश बघेल के राइट हैंड जैसे हैं। सरगुजा में प्रशासन में धमक टीएस सिंहदेव के मुकाबले अमरजीत की ज्यादा है। ऐसा जी। तो जाहिर है टीएस सिंहदेव इस नौबत को तो बहुत पसंद नहीं करते होंगे। ये एक अलग बात है कि पार्टी के कैंडिडेट हैं तो 14 सीटों का जिम्मा कुल मिला के नाम या तोहमत या शोहरत जो भी होगी वो टीएस पे आएगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीएस कोई इनका विरोध कर रहे होंगे चुनाव में, लेकिन टीएस से इनके बहुत मधुर संबंध नहीं रहे और ये भूपेश बघेल गुट के रहे। बिल्कुल। ये 2 चीजें हैं। देखते हैं क्या होता है सीतापुर विधानसभा में। यहाँ पे आम आदमी पार्टी से प्रियंका है, हमर राज पार्टी से कमलनाथ सिंह हैं, बसपा से निर्मल कुजूर हैं। इन कैंडिडेट के बारे में कुछ चर्चा के लायक है क्या? हर इलाके छोटे छोटे पैच में ये अपने अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। हाँ। कुल मिला के जितने ये कैंडिडेट हैं जी, बसपा हो, गोंडवाना हो, आम आदमी हो, हमर राज पार्टी हो जी, इतने ही सुनाई दे रहे हैं। जोगी पार्टी भी है कहीं कहीं पर। इनका नुकसान किसको ज्यादा होगा? देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। ऐसा जाति समीकरण के हिसाब से ये तय हुए हैं। हाँ। जैसे कहीं कंवर समाज से हुए तो कंवर प्रत्याशी को अधिकृत को डैमेज करेंगे। हाँ। तो इसी तरह की है। हाँ। और जैसे अंबिकापुर की बात है तो अब्दुल मजीद स्वाभाविक है मुस्लिम वोट को करेंगे तो कांग्रेस को डैमेज करेंगे। इस तरह का अलग अलग फर्क है। तो अपन एक कोई थंब रूल बना के, नियम बना के उसको सब सीट पे लागू नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये स्थानीय इक्वेशन पे भी रहेगा कि कहाँ किसको ज्यादा डैमेज होगा। बिल्कुल। लेकिन अधिक आसार किसके दिखते हैं? कांग्रेस को डैमेज होने के ज्यादा दिखते हैं। कांग्रेस के को ही डैमेज होने के आसार ज्यादा दिख रहे हैं। ऐसा जी। चलिए, मेरे कोई नियत नहीं है कांग्रेस को डैमेज करने की, मैं तो शशांक से पूछ भर रहा था। इसके बाद हम आते हैं जशपुर विधानसभा। जशपुर में विनय भगत ये कांग्रेस के विधायक हैं, भाजपा के रायमुनि भगत हैं। भक्तों के बीच वहाँ पे मुकाबला चल रहा है। कीर्तन होना चाहिए भक्तों के बीच, कहाँ मुकाबले में आमने सामने आ गए। गोंडवाना से रूप नारायण एक्का हैं, निर्दलीय एक प्रदीप खेस हैं, एक और निर्दलीय प्रदीप सिंह हैं, एक और मनोज भगत हैं। काफी कीर्तन का वातावरण रहेगा जशपुर में, इतने भगत हैं वहाँ चुनाव मैदान में जी। क्या वजह है इतने भगत चुनाव में रहने की? ये भगत उरांव समाज के हैं, उरांव समाज की संख्या है, भगत उनका सरनेम ज़्यादा है। हाँ। अच्छा, बड़ी चीज़ ये है कि ये जशपुर विधानसभा
ये आमतौर पे राजघराने के प्रभाव में रही है। हाँ, दिलीप सिंह दिलीप जयदेव सिंह के जयदेव, समय से, उनके पिता के समय से। हाँ, 30-40 साल से, 40-50 साल से ये पहली बार 2018 में ये किला ढहा है। और कांग्रेस के विनय भगत, अच्छा, इसके पहले लगातार बीजेपी और जनसंघ उन्हीं का चलता था बोलबाला जी। अच्छा, तो कांग्रेस के विधायक बने विनय भगत, ये पिछले ही बार बने 18 में। हाँ, ये दूसरी बार मैदान में। अच्छा, इनका क्या इतिहास है? रायमुनि भगत रायमुनि भगत उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार हैं और ये जिला पंचायत की सदस्य हैं। अच्छा, हाँ, और इनमें से एक है निर्दलीय प्रदीप सिंह। हाँ, इनको ये है पिछले चुनाव में ये भाजपा को हराने में बड़ी भूमिका रही। ऐसा वो ये कि निर्दलीय चुनाव में खड़े हो गए थे तो करीब करीब 11,000 वोट मिले थे इनको। 11,000 वोट निर्दलीय को, और 7,500-8,000 वोट से फिर वो जीते भाजपा कांग्रेस अनिल। तो अगर हम 3 लोगों को रख के देखें तो इन्हीं के कारण कांग्रेस जीती थी। बिल्कुल, ऐसा कहना है। ये इनमें प्रदीप सिंह का ये है, प्रदीप सिंह दीवान ये पूरा सरनेम में लिखते हैं। वो दिलीप सिंह जयदेव के दत्तक पुत्र माने जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो इस बार फिर वो खड़े हो गए हैं। अच्छा, तो राज परिवार से संयोगिता सिंह जो चुनाव लड़ रही हैं, हाँ, युद्धवीर की पत्नी, हाँ, उनका वीडियो वायरल हुआ है। अभी उन्होंने वीडियो वो संदेश जा रही है कि ये हमारे परिवार से अलग हो चुके हैं, इनको वोट ना दें। ऐसा, हाँ, उन्होंने बड़ा कड़ा इनके खिलाफ टिप्पणी की है। हाँ, भाजपा की उम्मीदवार हैं और यहाँ अगर भाजपा को नुकसान होगा जी, तो जाहिर है उन्होंने जारी किया होगा। इसके अलावा जो बड़ी भूमिका है ये कि पूर्व मंत्री थे गणेश राम भगत। हाँ, वो टिकट के दावेदार थे, वो यहीं से चाह रहे थे, वो यहीं से चाह रहे थे, वो नहीं मिले। मुझको ध्यान है वो घर में बैठे हैं और रो रहे थे, गमछे से आंसू पोंछ रहे थे गणेश राम भगत। जी, उनके समर्थक यहाँ भाजपा प्रदेश कार्यालय में आके 2 दिन तक डटे रहे, घेरा डालो डेरा डालो के अंदाज में बैठे थे यहाँ। बिल्कुल। तो उनकी नाराजगी है, वो अभी तक प्रचार में नहीं निकले हैं। लेकिन अभी तक नहीं निकले, नहीं, अभी तक नहीं निकले। उनके एक समर्थक हैं जिनको निकाला है, मनोज भगत, वो निर्दलीय चुनाव मैदान में है। वो इसके अलावा हाँ, तो भाजपा के लिए तो मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें हैं। प्रदीप खेस जो हैं निर्दलीय, ये ईसाई समाज से हैं। हाँ, ईसाई समाज, हाँ, ये प्रिंसिपल हैं। अच्छा, और वहाँ अच्छी खासी भूमिका ईसाई समाज की भी है। हाँ, हाँ, तो अब ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस को डैमेज कर सकते हैं। ऐसा प्रचार में वैसा दिख रहा है क्योंकि उनका झुकाव काफ़ी सक्रिय है प्रदीप खेस। तो लेकिन राज परिवार पूरी ताकत झोंक दिए हैं। तो एक प्रदीप कांग्रेस को डैमेज कर सकते हैं, एक प्रदीप भाजपा को डैमेज कर सकते हैं। जी, ये है। हाँ, दोनों पार्टी के लिए एक एक प्रदीप का डैमेज है। बिल्कुल। और सरगुजा राज परिवार के प्रमुख हैं वही रणविजय सिंह, वो लोग सब प्रचार में निकल गए। किसके प्रचार में? भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में, भाजपा के प्रति। तो राज परिवार का जो समर्थन वहां पे प्रदीप सिंह को हासिल था या पुराना था इतिहास, हाँ, वो अभी शायद उतना काम नहीं करेगा। और वो रायमुनि भगत को जिताने के लिए एड़ी चोटी का दौड़ लगा रहे हैं, क्योंकि ये 5 साल में विनय भगत काफी सक्रिय भी रहे। ऐसा, तो मुकाबला काफी नजदीकी है। एक कोई विनय नाम के विधायक थे जिनकी टिकट भी कटी है, हमने शायद कुछ समय पहले। विनय जायसवाल, वो कहाँ से थे? वो मनेन्द्रगढ़ से। मनेन्द्रगढ़ से थे। ठीक है। अगला विधानसभा क्षेत्र है कुनकुरी। जी, कुनकुरी में यूडी मिंज अभी कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं। जी, भाजपा के हैं वहां पर विष्णुदेव साय। जी, विष्णुदेव साय हैं। विष्णुदेव साय आपको ध्यान होगा जी, भाजपा के शायद प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं जी, और शायद एक समय केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे हुए हैं। बड़े नेता हैं भाजपा के हिसाब से। हमर राज पार्टी के हैं अल्बर्ट मिंज, निर्दलीय हैं वहां पर एक इंद्रनाथ पैकरा। सर्व आदिवासी दल से चार्लेस एक्का, 11 उम्मीदवार हैं टोटल। ये यूडी मिंज जो हैं शशांक, जी, मुझको ऐसा क्यों याद पड़ता है कि इनका नाम जब खबरों में आता है जी, किसी न किसी बुरी खबर में आता है। बिल्कुल। ठीक दिवाली के दिन एक हाँ, भाजपा कार्यकर्ता के ऊपर से महिला हाँ, पर अभी हाथापाई कर दी उन्होंने। हाँ, तो आज FIR दर्ज हुई। ये वीडियो मेरे पास आया था, वही है जिसमें ये किसी को गालियां बक रहे हैं और कोई वीडियो बना रहा है या रही है। हाँ, तो
उसको देख के इनको कोई सावधान करता है, इनका कार्यकर्ता, जी वो वीडियो बना रही है करके, जी। तो वो आगे बढ़ के उसका मोबाइल छीनते हैं। बिल्कुल ऐसा हाथ इनका बढ़ते हुए दिखता है छीनते हुए। जी। तो वो भाजपा कार्यकर्ता थी, वो महिला। भाजपा कार्यकर्ता थी। एक्चुअल में उसके घर में कार्यालय खोलना चाह रहे थे। हाँ तो जगह देने से मना कर दी, इस हाँ। तरह की बातें थी। हाँ तो ये प्रचार वचार के लिए गए, तो फिर तुम लोग भाजपा वाले, मतलब वो वीडियो में सुनाई दे रहा, साफ दिखाई दे रहा है हाँ कि 15 लाख दिए क्या, तुम लोग भाजपा पीछे हाँ। पीछे घूम रहे हो, फिर हाँ। गाली गलौज, फिर वीडियो बनाते, फिर उसके ऊपर उसका मोबाइल पटक दी छीन के। कुछ गंदी गाली भी गाली दे रहे भी थे, दी। जिसको हम यहाँ पे नहीं बोल बिल्कुल। सकते, ऐसी गंदी गाली भी वो दे रहे थे। जी। हो सकता है हम आपको बिना उनकी गाली वाले आवाज के वो वीडियो दिखा दें, आपको अंदाज लगेगा। बिल्कुल। आप भेज देना बिल्कुल, इनको। बिल्कुल। हाँ, तो अब आज FIR भी हो गया है उसके उसमें वीडियो, UD ये मोबाइल छीनने के खिलाफ। हाँ, महिला ने रिपोर्ट लिखाई हाँ। UD मिंज और उनके समर्थकों के हाँ। ऊपर मुकाबला। लेकिन मुझको क्यों याद पड़ रहा है, यही यूडी मिंज थे क्या जो एक समय जी वो चिंतामणि महाराज के खिलाफ या गहिरा गुरु के खिलाफ या किसी के खिलाफ भी इन्होंने कोई बयान दिया था? बयान दिए हैं इस तरह, बाद में वो माफी भी मांग ली थी। हाँ लेकिन ये खबरों में रहा है, ये एक्चुअल में टिकट वितरण से पहले भी हाँ जब प्रत्याशी चयन भी हो रहा था। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा हम कुनकुरी के लेके ये बता दूं बीच में कि ये ईसाई आदिवासी समाज का दबदबे वाली सीट है, ठीक। ज्यादा संख्या उन्हीं की हाँ, है। मुझको ध्यान है, चर्च वगैरह भी सबसे पहले शायद यहीं पे यही आए हुआ थे है। कुनकुरी में। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, तो इनकी टिकट को लेके संशय थी। हम्म, इनके सर्जियस मिंज और नंद कुमार साय दो अतिरिक्त दावेदार थे। हाँ। तो उनके नाम पे विचार हो रहा था कि इनके सर्जियस मिंज जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होकर रिटायर हुए थे, बिल्कुल, वो बिल्कुल। किसकी टिकट चाहते थे? वो कांग्रेस से, कांग्रेस से। उनके नाम पे चर्चा चली रही थी। वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं, सरल व्यक्ति थे सरल वो व्यक्ति भी। हैं। और अभी हाल में कांग्रेस में आए हैं ये नंद कुमार साय, उनके नाम पे भी विचार हो रहा था। तो यूडी मिंज के पक्ष में ईसाई समाज के कुछ प्रमुख लोगों ने, पादरी वगैरह, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि भाई इनको फिर से देना चाहिए। तो अंततः पार्टी ने, ऐसा पता ये चला है कितनी कि बार के विधायक हैं? दूसरी बार, पहली बार जीते हैं, दूसरी बार लड़ रहे हैं। ये दूसरी बार, एक ही बार विधायक एक ही बार। रहे हैं, अभी दोबारा लड़ रहे हैं। जी तो यहाँ नाम जो है हमर राज पार्टी के अल्बर्ट मिंज एक है, जी लेकिन यहाँ पे गुस्सा यूडी मिंज को आता है। जी यानी आपको ध्यान होगा, एक फिल्म थी बहुत पहले, सईद मिर्जा की फिल्म थी, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। जी सईद मिर्जा की फिल्में आपने न देखी हो तो उसमें सारे नाम उनके लंबे लंबे रहते हैं। सलीम लंगड़े पर मत रो, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, ऐसे लंबे लंबे नाम। जैसे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार हैं विनोद कुमार शुक्ल, रायपुर में रहते हैं, उनके भी किताब, कहानी, सबके टाइटल नाम जो हैं ऐसे बड़े लंबे लंबे रहते हैं। वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहन कर विचार की तरह, ये हेडिंग है। कई लोगों को लगेगा खत्म हो गई कविता, लेकिन ये हेडिंग है। अब मुझको लग रहा है कुनकुरी में गुस्सा आना तो चाहिए था अल्बर्ट मिंज को, अल्बर्ट पिंटो की तरह, लेकिन यहाँ गुस्सा आता है यूडी मिंज को। अक्सर गुस्सा आता है, जी पता नहीं सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में इतना गुस्सा ठीक है कि नहीं। बिल्कुल। लेकिन ये ताजा वीडियो तो मैंने देखा है। जी किसी महिला से मोबाइल फोन छीनना अच्छी बात तो नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो उनके खिलाफ जाएगा ये। जी खैर देखते हैं, 11 उम्मीदवार यहाँ पे मैदान में हैं। हमर राज पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, सर्ववादी दल। जी ये सरगुजा में पहली बार ये नाम आ रहा है, जी। सर्ववादी दल। आपको न मालूम हो तो बतला दूं मैं, आदिवासी जो कि ईसाई बनते हैं, जी ऐसे लोगों को संगठित करके, आदिवासी समाज के एक नेता हैं अरुण पन्नालाल, जी उन्होंने ये एक दल बनवाया है, सर्व आदि दल। जी ये शायद रजिस्टर भी हो गई है हाँ, पार्टी, बिल्कुल। इनका निशान भी आ गया है। जी तो उनका कैंडिडेट मैं पहली बार अभी सरगुजा में सुन रहा हूँ, इसके पहले तो नहीं था है, कि एक दो जगह एक है और है। अच्छा, तो ये कैसे है, चार्लेस एक्का कैसे है सर्ववादी दल? समाज के बीच में पकड़ तो रखते हैं। ऐसा। हाँ और दूसरा, जो आदिवासी से ईसाई बने लोगों के ऊपर जो बस्तर में जो हिंसा हुई है जी, पिछले 2-3 बिल्कुल। साल में, जी वो एक मुद्दा कम से कम आदिवासी समाज के भीतर तो होगा, है ना बिल्कुल ऐसा? बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गया कुनकुरी का हाल। अगली सीट जो कि आज की चर्चा की आखिरी सीट है, आज की चर्चा शायद थोड़ा जल्दी खत्म हो गई। मुझको पुरानी घटनाएं, कुछ किस्से कहानी याद नहीं आए, तो शायद हम जल्दी किनारे पहुंच रहे हैं। पत्थलगांव विधानसभा,
पत्थलगांव में कांग्रेस के राम पुकार सिंह मौजूदा विधायक हैं। भाजपा की मौजूदा सांसद गोमती साय वहां पर लड़ रही हैं। बसपा के दिनेश कुमार भगत हैं। आम आदमी पार्टी के राजा राम लकड़ा हैं। एक नेहरू लकड़ा जनता कांग्रेस के हैं, ऐसा है नेहरू लकड़ा। नेहरू लकड़ा बड़ा अच्छा नाम है। आज देखिए, मुझको ये ज़्यादा अच्छा नाम इसलिए लग रहा है, आज 14 तारीख है, 14 नवंबर, जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। ऐसे में अगर हमको नेहरू लकड़ा कैंडिडेट मिलते हैं, कुछ लोग तो कम से कम उनको भी वोट दीजिएगा। पत्थलगांव विधानसभा क्या है शशांक के इस बारे में? यहाँ सबसे सीनियर विधायक हैं विधानसभा के, वो चुनाव मैदान में हैं, किसी भी पार्टी के राम पुकार सिंह। यानी छत्तीसगढ़ की विधानसभा जितनी पुरानी है उससे और बहुत पुराने हैं ये। बिल्कुल। हाँ, तो ये राज्य भी नहीं बना था, वो बहुत पुराने। हाँ, शायद 8वीं बार के। 8 बार के विधायक हैं। 8, ये नवा है, ये नौवीं बार लड़ रहे हैं ये। एक बार बीच में चुनाव हारे थे 2013 में, लेकिन नवीं बार लड़ रहे हैं जी विधानसभा के लिए। अब राम पुकार सिंह के सामने हैं सांसद गोमती साय। नहीं, पहले राम पुकार सिंह के बारे में बताइए। राम पुकार सिंह इनकी तो उम्र भी बहुत हो गई, इतना लड़ते लड़ते 80 पार कर चुके हैं। पहले पार्टी ये सोच रही थी इनकी बेटी को दे दे टिकट, आरती को, जो नगर पंचायत की अध्यक्ष भी रही है। लेकिन बात वही आई कि जीत की संभावना, तो जीत की संभावना पिता में ही ज्यादा है। ऐसा? हाँ, तो पिछली बार भी 37,000 वोट से जीते थे। ये तो इतने बुजुर्ग हैं ये कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को चलने में इनको दिक्कत आए शायद। उतने अक्षम भी नहीं, शारीरिक रूप से ठीक है, स्वस्थ भी हैं। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है ये। और राम पुकार सिंह बहुत सरल व्यक्ति हैं। और हाँ, मैं जानता हूँ, बहुत सरल व्यक्ति हैं। योगी सरकार में मंत्री रहे। बिल्कुल बिल्कुल, जनसंपर्क मंत्री थे। मुझको याद है, बड़ा हंसमुख चेहरा था, बड़े सीधे सरल व्यक्ति थे, जो मैंने योगी सरकार के मंत्रियों में जिनको सबसे सरल पाया है। एकदम चेहरा, अगर मैं आर्टिस्ट रहता तो अभी आपको स्केच करके उनका चेहरा बना देता, ऐसा मुझको याद है इनका चेहरा। बिल्कुल, बहुत ही सरल व्यक्ति। हालांकि जनसंपर्क विभाग योगी जी ही चलाते थे, इनको नाम का मंत्री उन्होंने रखा हुआ था, लेकिन बड़े सज्जन व्यक्ति थे। कभी जनसंपर्क की तरफ से कोई दबाव नहीं आता था कि इनका कोई समाचार छाप दो, कुछ करो। यानी राम पुकार सिंह जो है मंत्री रहते हुए भी जनसंपर्क विभाग का कोई इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। हुआ भी इतना। एक किस्सा याद आ रहा है मेरे उस समय का, कि एक इनके नाम से घोषणा दी उत्कृष्ट विधायक के नाम से, किसी दिल्ली की संस्था ने। तो विधानसभा में किसी विधायक ने कहा कि राम पुकार सिंह को घोषणा के मतलब फलाने संस्था ने बताया है कि सबसे अच्छे विधायक हैं। तो 4-5 और विधायक बोले दिल्ली की संस्था हमारे पास भी आई थी, 5-5 हजार रुपए मांग रहे थे। तो इसको लेके काफी फलियत भी हुई थी। लेकिन ये सरल व्यक्ति हैं, ये इन्होंने पैसा दे के नहीं लिया होगा उसको। वो विभाग के लोगों के थोड़ा सा वो था उसमें, उनको जानकारी भी नहीं। तो अब ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी में गोमती साय सांसद हैं जी। भाजपा ने सांसद भी 2-3 उतारे हैं ना, एक रेणुका सिंह, एक गोमती साय, अरुण साव खुद चुनाव में, अरुण साव 3 है सांसद जी। एक और कोई है जी। अच्छा जी, विजय बघेल। कैसे विजय बघेल को हम भूल सकते हैं? यानी दीपक तले अंधेरा टाइप हो जाएगा। हम जहाँ बैठे हैं यहाँ सबसे पास की कॉन्स्टिट्यूंसी है वो विजय बघेल। तो गोमती साय जो है, इनको क्यों कांग्रेस को उतारना पड़ा, ये बीजेपी को? क्योंकि और कोई विधायक थी नहीं। कुछ नाम थे, लेकिन इस बार इनको कड़े मुकाबले फंसाने के चक्कर में थे सीट को जीत में। तो इसके लिए बहुत सोच समझ के उतारा गए हैं गोमती साय को। गोमती साय जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रही है। तो एक बात बतलाइए, ये सीट वही है क्या जो शुरू की 21 सीटें घोषित हुई थी कि बाद की है ये? गोमती साय का नाम शायद पहले हो चुका था बाद में। अच्छा, हाँ। तो खैर ये काफ़ी मजबूत इस बार कड़े मुकाबले में फंसे हैं। वजह ये है कि ये जो आम आदमी पार्टी से राजा राम लकड़ा और जो दूसरा नेहरू लकड़ा जो बता रहे जनता, नेहरू लकड़ा में यहाँ याद आ रहा है कि एनसीपी से भी एक बार लड़े थे। अच्छा, तो 8-9 हजार वोट उस समय भी पाए मिले थे उनको। और ये कुल मिला के
पूरी तरह घेरने की इनको रणनीति है। हम्म, पार्टी यहाँ काफ़ी ताकत झोंकी है, तो पहले के मुकाबले ये काफ़ी कठिन उस पर दिख रहे हैं राम पुकार सिंह जी। ये सरगुजा की बाकी 7 सीटों का किस्सा आपने सुना अभी। मुझको ज़्यादा किस्से याद नहीं आए आज, इसलिए ये जल्दी चर्चा ख़त्म हो रही है। ये पिछले एपिसोड में हमने पहली 7 सीटों का जिक्र किया था, अभी ये दूसरी 7 सीटों का है। 14 सीटें सरगुजा की पूरी हो गई। पिछले बार ये 14 सीटें जो हैं जी, ये टी.एस. सिंहदेव की एकदम प्रतिष्ठा का प्रश्न था जी, और 14 की 14 कांग्रेस को मिली थी, जी, जो कि शायद इतिहास नहीं था ऐसा जी, कोई बिल्कुल। पहले का। हाँ, हाँ, पहली बार मिली थी। बिल्कुल। और क्या आखिरी बार भी मिली हैं 14 सीटें? क्योंकि टी.एस. अभी बार बार खुद ही बोल रहे हैं कि वो रिकॉर्ड कभी दोहराया नहीं जा सकता है। बिल्कुल, लग तो वैसे ही रहा है अब तक के माहौल से कि वो खैर वो स्थिति आना, वो परिस्थिति फिर मुश्किल है। यानी 2-4 सीटें कम हो जाएगी ऐसा तो सभी लोग मान सभी रहे लोग हैं। मान रहे हैं। कुछ लोग इससे ज़्यादा कम होने बिल्कुल। का मान रहे हैं। हाँ, तो जैसे बस्तर और सरगुजा, जी, इन 2 इलाकों को अलग अलग गिना जाता है। जी, बस्तर का जिन 8 नांदगांव कवर्धा की सीटों के साथ मतदान हुआ, कुल 20 सीटों का, जी, उसके बारे में लोगों का अंदाज है कि हो सकता है आधा आधा बढ़ जाए, वो हो सकता है 12-8 रहे। जी, भाजपा के लोग कहते हैं उनका 12 से ज़्यादा रहेगा, कांग्रेस के लोग कहते हैं उनका 18 रहेगा। लेकिन अधिकतर लोगों से जिनसे मैंने बात की है उनका कहना है कि 12-8 किसी भी पार्टी के पक्ष में हो सकता है पहले मतदान की 20 सीटों का। जी, ऐसा लगता है आपको इस रेंज के बीच कहीं बिल्कुल, होगा? बिल्कुल, बिल्कुल। वो 8-7 मतलब पहले तो एक ही सीट थी। हाँ, अभी बस्तर में। बस्तर में। हाँ। नहीं, बस्तर में तो एक भी सीट नहीं थी। एक नहीं, विधानसभा चुनाव 2018 उस का समय हुआ एक तो थी। भाजपा की एक थी। एक थी। अभी हम सीधे 2018 से आगे बढ़े कि हाँ। 20-19 में से इस 20 चुनाव के समय नहीं थी नहीं एक थी। भी। 20 में से 19 सीटें उनके पास है, कांग्रेस के पास। एकमात्र नांदगांव बस भाजपा डॉक्टर के पास। रमन सिंह, इस बार बहुत बेहतर रहेगी उनसे बीजेपी। बीजेपी कि एक तो कम से कम रहेगी ही नहीं। हो सकता है 7-8 तक जा सके 20 में से। 20 में से। अभी भी ऐसा आप थोड़ा कम ही दे रहे हो भाजपा को। वो स्थिति अभी उतनी नहीं बनी है जो मेरा अंदाज है कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं। ऐसा तो नहीं है आपकी बातचीत उठना बैठना कांग्रेस के नेताओं के साथ ज़्यादा होता हो भाजपा के नहीं, मुकाबले? मैं थोड़ा सा बारीकी से देख रहा था कि बहुत सारे इलाकों में कुछ कर्ज माफी वगैरह का असर दिखा है। ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाके आज भी भाजपा के पक्ष में हैं। तो पहले के मुकाबले बहुत अच्छी। यानी कोई आपका बहुत बड़ा पूर्वाग्रह कांग्रेस के पक्ष में हो या नहीं, भाजपा नहीं, के खिलाफ हो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। मेरे ऊपर तो कई तरह के आरोप लगते हैं, आप कम से कम आरोपों से मुक्त रहें। अब ये जो 14 सीट सरगुजा की आज हम जो बात कर रहे हैं, इसको लेकर आपका कोई अंदाज है क्या? मुझे लग रहा है कि बराबर आ जाए तो कोई आश्चर्य ना हो। ऐसा यानी 7-7 दोनों का हो जाए तो आपको हैरानी नहीं होगी। कम ज़्यादा जितना भी हो सकता है होगा। जी, हम एक एक सीट पे जीत हार की भविष्यवाणी करने नहीं बैठे हैं, जी, लेकिन अगर 7-7 हो जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। बिल्कुल। ऐसा जी, आप खुद ही अंदाज लगाइएगा, पहली 20 सीटों का क्या हाल है, इन 14 सीटों का क्या हाल है, इनसे किसके जीत हार की क्या संभावना बनती है, लीड की क्या संभावना बनती है। कुल मिलाकर ये 26 सीटें होती हैं। इन 26 सीटों के बाद जितनी सीटें बचती हैं उन सीटों पे क्या संभावना होगी। हो सकता है हम 1-2 किस्तों में कल परसों में उन पे भी बात करें। शायद बिलासपुर संभाग पे एक बात हमको करना चाहिए। बिलासपुर संभाग बड़ा दिलचस्प इसलिए है, मैं आने वाली चर्चा के पहले थोड़ा सा उसका माहौल बांध देना चाहता हूँ। बिलासपुर संभाग एक ऐसा संभाग है जिसमें आम आदमी पार्टी 5 साल सक्रिय रही, जिसमें जोगी परिवार का असर लोग कहते हैं कि रहता है, जिसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा इन दोनों का भी असर रहता है। ये बड़ा दिलचस्प है ये पूरा इलाका। हम कोशिश करेंगे, मुझको ज़्यादा नहीं मालूम रहता है, शशांक को मालूम रहता है। अगर शशांक कल तक तैयारी कर लेंगे तो कल हम आपके सामने बिलासपुर संभाग को लेकर आएंगे। हो जाएगा शशांक कल तक, कल बैठते हैं उसके बारे में। फिलहाल अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, अपनी टिप्पणी लिखिए,
अपने दोस्तों को भी इसके लिंक भेज सकते हैं आप, हो सकता है उनको भी अच्छा लगे, हो सकता है वो भी सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैं अभी हेलमेट, तम्बाकू ये सब की चेतावनी नहीं दे रहा हूँ। अभी 2 दिन बाद जो चुनाव होने जा रहा है उसके लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, आप वोट डालने जरूर निकलिएगा। आपको एक बात बतला दूं मैं, अच्छे लोग चुने जाने से धरे रह जाते हैं, बुरे लोग चुन लिए जाते हैं। किस लिए? इसलिए कि बहुत सारे वोटर घर बैठे रह जाते हैं। अगर आप घर से निकलेंगे वोट डालने के लिए तो हो सकता है कि ये देश एक बेहतर लोकतंत्र बने। निकलिए।